जैसा पिछली क्लास में हमने देखा है, पिछली दोनों क्लास में पंचायती राज व्यवस्था का क्या इतिहास रहा, उसके संबंध में जो भी संवैधानिक उपबंध थे उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और उनको जो संवैधानिक जो भी नियम थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आज की सिलेबस था उसका सेकंड भाग कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप कैसा है अपने उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, और ग्राम पंचायत का क्या अधिकार है, कैसे गठन होता है, कितनी समितियां हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं, इनके बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ग्राम सभा, उसका अधिकार क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ग्राम सभा होती क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग हैं। तो आज जानेंगे ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा की स्थापना धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। यदि आपके पेपर में पूछता है कि ग्राम सभा की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पंजीकृत सभी लोग मेंबर होते हैं। कोई पूछे ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, तो वोटर लिस्ट में जो भी पंजीकृत होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। बैठक धारा 1 का 1, 11 का 1 या तो 11 का कितनी बैठकें जरूरी हैं, तो कम से कम, यहाँ पे एक मिनिमम बात हो रही है, कम से कम 1 साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। पहली बैठक कब होगी? खरीफ की फसल कटने के बाद, तो दूसरा रबी की फसल कटने के बाद तुरंत संपन्न होगी। बैठक की सूचना, जिसका अधिनियम आप देख पा रहे होंगे 32वां 37। ग्राम सभा की बैठक की सूचना नियम 32वां 37। कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी या खास स्थानों पर चिपकवा कर बैठक की तारीख समय निश्चित किया जाएगा। और ग्राम सभा जैसे आप सुनते आ रहे हो, ग्राम सभा में डुग्गी पिटवा कर भी सूचना दी जाएगी। बैठक बुलाता कौन है? प्रधान ग्राम सभा का बैठक बुलाता है। प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक भी बुला सकता है, सामान्य बैठक भी बुला सकता है। ग्राम सभा के सदस्यों को कम से कम 1/5 मांग पड़े। यदि ग्राम सभा के मेंबर मैं बता चुका हूँ आपको कि जो वोटर लिस्ट में पंजीकृत हैं वही मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा के यदि मेंबर कम से कम 1/5वां भाग यानी 5वें भाग का यदि प्रधान से ऐसी मांग करता है तो प्रधान को 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी पड़ती है। यदि प्रधान 30 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाता है तो फिर जो उस जिले का जिला पंचायत राज अधिकारी होगा, यानी DPRO जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DPRO बोलते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी, वो बैठक बुलाता है। 60 दिन के भीतर उसको बैठक बुलानी पड़ेगी। कोरम कितना होता है? कोरम के लिए धारा क्या है? धारा 1 का 2 या 11 का खा, जो भी आप कह सकते हैं, 11 1 का 2 या 11 का खा। कुल सदस्यों के 5वें भाग की उपस्थिति बैठक के लिए जरूरी होती है। यदि हम समझें किसी ग्राम सभा की जनसंख्या यानी वोटर लिस्ट में 1000 लोग पंजीकृत हैं, उसका 5वां भाग यानी 200 लोग जब तक ग्राम सभा की बैठक में नहीं होते हैं तो वह बैठक मानी नहीं जाती है। यदि कोरम की कमी के कारण बैठक ना हो सके तो दोबारा बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि पहली बार में कोरम नहीं पूर्ण हो रहा है तो जो दूसरी बैठक बुलाई जाएगी उसके लिए 5वें भाग की उपस्थित होना जरूरी नहीं है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए। अब जानते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा तो हमने जान लिया कि जो भी गांव के नागरिक हैं और वो पंजीकृत हैं वोटर लिस्ट में, तो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना देख पा रहे होंगे 11 का चा। स्थापना कैसे होती है? 11 का चा के लिए स्थापना होती है। और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक पंचायत संगठित की जाएगी। धारा 12 का 1 पंचायत संगठित की जाएगी, पंचायत का गठन किया जाएगा। संगठित का मतलब पंचायत का गठन किया जाएगा। धारा 12 1 का प्रधान तथा 2/3 मेंबर होने के चुनाव के बाद ही पंचायत का संगठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के मेंबरों का चुनाव
धारा 12(1) का यहाँ पे देख रहे होंगे। सदस्य कितने होने चाहिए ग्राम पंचायत में, ये जान लेते हैं। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा, 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे। यदि गांव की पॉपुलेशन जो वोटर लिस्ट में पंजीकृत मेंबर है उनकी 1000 आबादी है, 9 मेंबर होंगे। यदि आबादी 1000 से ज़्यादा है, 2000 तक है तो 11 मेंबर होंगे। 3000 तक है तो 13, और ये 3000 से अधिक है तो फिर 15 मेंबर होते हैं। पंचायत सदस्यों का चुनाव या प्रधान का चुनाव कैसे होता है? इसके लिए जैसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि 73वां जो संविधान संशोधन हमारा हुआ था, उसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग नहीं कराते, इसका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन किया गया है, जो पंचायतों के मतदाता सूची तैयार कराता है तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराता है। प्रधान का चुनाव धारा 1 का खा, प्रधान का चुनाव धारा 1 का खा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत में चुनाव के समय आरक्षण की व्यवस्था क्या है, कैसे क्या आरक्षण होता है, आइए देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। प्रधान व सदस्यों के पदों में आरक्षण होगा। प्रधान व जो भी मेंबर होते हैं, प्रधान होता है उसमें आरक्षण होता है। तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की आबादी का जो भी अनुपात है, ये ध्यान देने योग्य बात है। जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं उसमें यही व्यवस्था लागू होती है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा में। तो कुल आबादी में SC और ST का जो भी अनुपात होता है उसी हिसाब से प्रधान के पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अब आते हैं पिछड़ा जाति के लिए, वो भी बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड का आबादी का जो हिस्सा है उसी के हिसाब से प्रधान के पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किए जाएं, किंतु ये पद 100 में से 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रधान के कुल पदों की संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए पदों में कम से कम 1/3 पद आरक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो SC ST हैं उनकी महिलाओं का 1/3 महिलाएं होना जरूरी है। अनारक्षित पद जो सामान्य सीट कहलाती हैं उनमें भी 1/3 महिलाओं का आरक्षण जरूरी है। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो हमारा नियम है वह धारा 12(3) का पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहती है, सबको मालूम है। और यदि दोबारा चुनाव होता है तो जो सामान्य का जितना शेष बचा होता है उसी समय के लिए होता है। बैठक ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसका नियम क्या है? नियम 31 के अंतर्गत ही बैठक होती है। ग्राम पंचायत की माह में 1 बैठक जरूरी है। पिछला भी हमने पढ़ा ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठक, और ग्राम पंचायत की 1 माह कम से कम 1 बैठक जरूरी है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पहले मेंबरों को लिखित रूप से दी जाएगी, या फिर खास स्थानों पर सूचना चिपकवाकर या डुग्गी पिटवाकर दी जाएगी। इसकी बैठक कौन बुलाता है? इसकी बैठक भी प्रधान जी ही बुलाते हैं। इसमें थोड़ा सा लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? इसका जो कोरम होता है वो 1/3 होता है, ना कि 1/5। तो ग्राम पंचायत का कोरम होता है वो 1/3 होता है, और ग्राम सभा का 1/5 होता है। कोरम का नियम 35, अध्यक्षता प्रधान जी करते हैं, या प्रधान के न होने पर कोई मनोनीत सदस्य करता है। बैठक की कार्यवाही नियम 35 का बैठक की कार्यवाही का नियम क्या है? 35 का बैठक में पूर्व जो कार्यवाही होती है उसके ऊपर सुनाई जाती है और उसकी पुष्टि की जाती है, तब प्रधान जी हस्ताक्षर करते हैं, और पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में ही रखा जाता है। प्रधान के कर्तव्य इसमें है नियम 47। प्रधान के कर्तव्य नियम 47 में है। ग्राम सभा तथा पंचायतों की बैठक को बुलाएं तथा उनकी अध्यक्षता करते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब जानते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है ग्राम पंचायत के कार्य, तो नियम क्या है इसका? धारा
धारा 15 के अंतर्गत, धारा ग्राम की कार्य धारा 15 के अंतर्गत आता है। कौन कौन से काम है और ये जान लेते हैं एक एक करके। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बहुत सारे कार्य हैं, आप अपने गाँव में यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप देखते होंगे। जैसे ग्राम पंचायत के कार्य हैं, भूमि विकास, लघु सिंचाई, मछली पालन को बढ़ावा देना, वनों के छोटे छोटे उत्पाद, पानी पीना, सब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF इसका हम आपको लिंक में भेज देंगे। सिलेबस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। इस जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके क्या दायित्व होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्या होते हैं। आप इसी पद के लिए पेपर देने जा रहे हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, कार्य जान लेते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं पर संपत्तियों की सूची तैयार करना। उसके ग्राम पंचायत में जो उसको क्षेत्र मिला हुआ है, उस गांव में कितनी परिसंपत्तियां हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, उनकी सूची तैयार करना। और जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपका बाजार, हाट, पहाड़, मतलब जैसे पहाड़ बोल सकते हैं, जहाँ से कुछ कर मिल सकता है, उनकी सूची तैयार करना। कोई वन है, पेड़ पौधा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का परिवार रजिस्टर तैयार करता है, या भली बात जानते होंगे कि सचिव द्वारा ही परिवार रजिस्टर तैयार किया जाता है। और जो उसका अद्यावधिक है, मतलब कहेगा जो उसको नवीनीकरण जिसको बोल सकते हैं, वो सचिव ही करता है। विभिन्न योजनाओं के बनाने, संचालन करने में उसकी भूमिका होती है। जो भी निर्धारित सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी आदेश आते हैं, उन कार्यक्रमों में, उन योजनाओं में उसकी अभिलेख तैयार करना, ग्राम निधि का लेखा जोखा रखना और उसका ऑडिट करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राम सभा में जो भी खर्च होता है रुपया, उसका ऑडिट करवाना, ये भी सचिव की ही जिम्मेदारी होती है। कार्यक्रम हेतु क्षेत्र पंचायत स्तर से तकनीकी सहायता प्राप्त करना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसकी समितियों की बैठक समय से आयोजन कराना, ये भी ग्राम पंचायत का ही सचिव का ही कार्य है। जन्म मृत्यु की जानकारी, इसका पंजीकरण करना, सरकारी विभाग से संबंधित अन्य कोई जो ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गए हों, सभी आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। आइए अब जानते हैं ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं, किस नियम के तहत इनका गठन होता है, उनका रक्षण कैसे होता है। ग्राम पंचायत की समितियां, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, जो अब नाम बदल के क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियों का गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार अपने सभी कार्यों इन्हीं के द्वारा सौंप सकती है। आइए जानते हैं कि करके समिति का नाम। जो पहली समिति है हमारा कौन सी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जो पहली समिति है नियोजन एवं विकास समिति। समिति का कार्य क्या होता है, समिति का कार्य क्या है, समिति का कार्य है ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना, कृषि पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। जो नियोजन एवं विकास समिति होती है, समिति के कार्य आप देख लीजिए। समिति के गठन में कौन कौन होता है, प्रधान इसका अध्यक्ष होता है, और 6 जो अन्य मेंबर होते हैं उसमें अनुसूचित SC का होना चाहिए, ST होना चाहिए, महिला और पिछड़ा वर्ग का एक एक मेंबर अवश्य होना चाहिए। अगली शिक्षा समिति पढ़ लीजिए, उसके कार्य क्या होते हैं। प्रशासनिक समिति होती है, प्रशासनिक समिति ही ग्राम पंचायत के कर्मियों, जो ग्राम पंचायत में जितने कर्मचारी होते हैं वो उनके संबंध में समस्त लेखा जोखा रखती है। और जो राशन की दुकान संबंधी जो कार्य होते हैं, कोटा हटाना, कोटा को नए जगह प्रतिस्थापित करना, ये सब प्रशासनिक समिति का ही कार्य होता है। चौथी जो हमारी समिति है निर्माण कार्य समिति, क्या होती है, निर्माण कार्य समिति। उसका कार्य देख लीजिए। सभी निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं, आपके जो भी कार्य होते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस समिति का कार्य होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होता है, और 6 अन्य मेंबर होते हैं। अभी हमने 4 समितियों का
बारे में जाना। 4 समितियों में नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, सब में प्रधान अध्यक्ष होता है, लेकिन निर्माण कार्य समिति में ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई मेंबर हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। अगली 5वीं जो समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसमें भी प्रधान अध्यक्ष नहीं होता, ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई मेंबर ही इसका अध्यक्ष होता है। जो 6वीं है जल प्रबंधन समिति, उसमें भी प्रधान अध्यक्ष नहीं होता है। समिति के कार्य आप देख लीजिए। एक और इन 6 के अलावा एक समिति हमारी होती है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति होती है, इसका अध्यक्ष भी प्रधान होता है, इनका सचिव कौन होता है? इसका सचिव लेखपाल होता है। भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत की जमीन से संबंधित जो भी कार्य है, तालाब से संबंधित ग्राम पंचायत में जो भी तालाब है उन संबंध में अपना कार्य करती है। लेकिन इसके अध्यक्ष तो प्रधान जी होते हैं। अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधान जी होते हैं। लेकिन इसका सचिव जो क्या होता है, जो लेखपाल होता है, कौन होता है? सचिव इसका लेखपाल होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत कौन कौन से कर लगा सकती है। तो पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37 में, कौन सी धारा? धारा 37 में ग्राम पंचायत हेतु कर आरोपण संबंधी व्यवस्था की गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ लीजिए। कितना कर इसमें अधिकतम लगा सकती है, कितना नियम है, ये सब इसमें दिया हुआ है। प्रेक्षागृह, थिएटर, सिनेमा, पशुओं के संबंध में, बाजार, मधुशालाओं, सड़कों की साफ सफाई पर लगा सकती है, जल शुल्क, सब आप पढ़ लीजिए। या OSR के संभावित स्रोत क्या हो सकते हैं? क्योंकि सरकार का और जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम पंचायतें स्वावलंबी बने, किसी पे आश्रित ना रहे, तो क्या क्या संभावना बन सकती है ग्राम पंचायतों के आय की? तो नए घरों के निर्माण पर शुल्क ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सबकी सहमति से निर्णय लेकर अधिरोपित कर सकती है। भवन के लिए कर शुल्क लगा सकती है, जो जितने घर ग्राम पंचायत में बने हैं वो टैक्स लगा सकती है। बोरिंग पर टैक्स लगा सकती है। ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले व्यवसाय पर शुल्क लगा सकती है। बाजार, हाट, मेला, उत्सव, यदि ग्राम पंचायत सहमति है, सब लोग सहमति हैं, तो सबकी सहमति से शुल्क लगा सकती है। RO वाटर के लिए सांकेतिक दर पर पानी की उपलब्धता, सड़क किनारे दुकान बनाकर किराया वसूलना, ये सब ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं कर के रूप में। पंचायत पुरस्कार, जैसा कि आपके सिलेबस में है कि परफॉर्मेंस ग्रांट पुरस्कार होता क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने पंचायतों के महत्व को, या पंचायतों में जो लोग कार्य कर रहे हैं आपस में उनका कंपटीशन हो, इस हिसाब से, और वो अच्छा काम प्रदर्शन करें, इस हिसाब से परफॉर्मेंस ग्रांट पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं सरकार कितने प्रकार के पुरस्कार तय किए हैं और कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो एक एक करके सभी जानते हैं। कुछ पुरस्कार केंद्र सरकार देती है और कुछ हमारे राज्य सरकार देती है, दोनों को जानते हैं। यहाँ पे सभी पुरस्कार दिए गए हैं। पहला है दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों स्तर में दिया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इसकी जो थीम होती है आपके सामने 9 थीमों पर मिलता है। गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका वाली पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल मैत्री पंचायत, पर्याप्त जल युक्त वाली पंचायत, स्वच्छ हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे युक्त पंचायत, न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासित और महिला हितैषी पंचायत। इन 9 बिंदुओं पर जो पंचायत अच्छा कार्य करती है उसको ही पुरस्कार दिया जाता है। अगला है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसमें भी ग्राम पंचायत 9 थीम पर कार्य करती है। विशेष पुरस्कार कुछ होते हैं, जैसे ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, इस प्रकार कुछ विशेष पुरस्कार होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास सतत पुरस्कार का स्तर और संख्या देख लेते हैं। विकास खंड पर ग्राम पंचायत 27, प्रत्येक 3 ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, 27 थीमें हो जाएंगी। एक पंचायत 9 थीम, 3 पंचायतों सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पर, तो 27 थीमों पे कुल कार्य होगा। जनपद स्तर पर इसी प्रकार चुनना है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर।
ये पुरस्कार इसमें मिलता है दीनदयाल वाले में कि प्रथम पुरस्कार होगा उसको 50 लाख, द्वितीय पुरस्कार 40 लाख, तृतीय पुरस्कार 30 लाख। पुरस्कार देता कौन है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, नोडल मंत्रालय जो विभाग तय करता है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया जान लेते हैं। ये आपकी थीम जो हम नौ थीम की बात कर रहे थे, गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, देख पा रहे हो 9 विषय यही थीम है। प्रथम पुरस्कार जो जनपद स्तर में पुरस्कार मिलता है, प्रथम पुरस्कार है 12 लाख, द्वितीय पुरस्कार 10 लाख, तृतीय पुरस्कार है 8 लाख, चतुर्थ पुरस्कार है 7 लाख, पंचम पुरस्कार है 4 लाख। आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है? www.hamaripanchayat.up.gov.in पर पुरस्कार ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। यह प्रतिवर्ष किए जाते हैं और हर वर्ष जो शासन तय करती है वो टीम आके कामों का सत्यापन करती है जो ऑनलाइन पंचायत द्वारा किए जाते हैं। यदि उनके द्वारा की गई ऑनलाइन जानकारी सही होती है तो फिर उसी परफॉर्मेंस के आधार पर पंचायत को पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत पुरस्कार पाती है, प्रथम पुरस्कार 15 करोड़ रुपए है राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत में एक पंचायत को मिलेगा 15 करोड़। द्वितीय पुरस्कार है 1.25 करोड़ और तृतीय पुरस्कार है 1 करोड़ रुपए।